नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम गुप्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज अपनी पॉलिटी का अगला लेक्चर मैं नागरिकता को लेके आ रहा हूं आपके सामने। नागरिकता में हम क्या क्या देखेंगे, तो देखिए हमारी स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कि हम इसमें समझेंगे कि नागरिकता की आवश्यकता क्या है, नागरिकता क्या है, नागरिकता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कितने प्रकार बताए गए हैं, नागरिकता कैसी समाप्त हो सकती है, कैसी छीनी जा सकती है, और आखिरी में सबसे आखिरी में हम लोग पढ़ेंगे कि PIO, OCI, NRI ये सब अवधारणाएं क्या हैं। नागरिकता को समझने के पहले हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि किसी देश में जो लोग रहते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो किसी भी देश में कुछ लोग तो वहाँ के नागरिक होते हैं और जबकि कुछ लोग गैर नागरिक होते हैं। गैर नागरिक कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जो कि दूसरे देशों से आकर के यहाँ पे रह रहे हैं या प्रवासी भी हो सकते हैं। अब जो गैर नागरिक हैं वो दो तरह के हमने इसको डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। एक हमारे शत्रु जो देश हैं वहाँ के नागरिक होंगे, जो एक हमारे विदेशी मित्र हैं उनके नागरिक होंगे, वो होंगे। यहाँ पे मैंने स्लाइड में आपको क्लियर समझाया है कि जो नागरिक होते हैं, जो हमारे देश के नागरिक हैं, वो कुछ संवैधानिक अधिकार को एंजॉय करते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये जो अधिकार हैं सिर्फ व सिर्फ भारतीयों को प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा कुछ और अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीयों को मिले हुए हैं, जैसे कि वोट डालने का अधिकार, जैसे कि भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, MP, MLA, सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, हाई कोर्ट का जज बनना है, तो यहाँ पर भारत की नागरिकता होना अनिवार्य है। यहाँ पे एक उल्लेखनीय बात ये है कि हम अगर भारत की नागरिकता को अमेरिका की नागरिकता से तुलना करें तो भारत का राष्ट्रपति अगर किसी को बनना है तो सिर्फ उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। मतलब ये नागरिकता चाहे तो जन्म से हो सकती है, चाहे तो बाद में प्राप्त की हो सकती है। लेकिन अमेरिका में कुछ ऐसे पद हैं जहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि सिर्फ जन्म से प्राप्त होने वाली नागरिकता वाले व्यक्ति ही उन पदों को होल्ड कर सकते हैं। ये कुछ प्रोविज़न है, मतलब किसी भी देश में दो तरह के लोग मिलते हैं, नागरिक और गैर नागरिक। अब हमें ये समझना है कि लोग नागरिकता है क्या। तो नागरिकता को समझने के लिए हम ये समझते हैं कि किसी भी देश में व्यक्ति और राज्य होता है। तो नागरिकता जो होती है वह राज्य और व्यक्ति के बीच एक समझौता होता है। उस समझौते के तहत नागरिकता प्राप्त व्यक्ति को राज्य सुरक्षा देने का वचन देता है और इसके नागरिकता प्राप्त होने के एवज में जो नागरिक व्यक्ति होता है उसके भी कुछ कर्तव्य होते हैं, जैसे कि उस राष्ट्र में कर अदा करना, उस देश के संविधान, झंडे, ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्र की सेवा के लिए आगे आना, ऐसे कर्तव्य का निर्वाह उससे अपेक्षित रहता है। तो इस तरह से नागरिकता क्या होगी? नागरिकता एक तरह से राज्य और नागरिकों के बीच में समझौता होता है जिसमें राज्य सुरक्षा देने का वचन देता है, और जबकि नागरिकता प्राप्त होने की एवज में नागरिक जो है वह अपने कुछ कर्तव्य का निर्वाह अपने राष्ट्र के प्रति करता है। अब हमने देखा कि ये आवश्यकता क्यों पड़ गई, नागरिकता क्या है, इसको हमने समझा। भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया है। ये अवधारणा हमने ब्रिटेन के पैटर्न पर एडॉप्ट कर ली, क्योंकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में दोहरी नागरिकता को अपनाया गया है। भारत में एकल नागरिकता को क्यों अपनाया गया? इसका कारण ये था कि भारत का जो संघ बना था इसमें 552 रियासतों का विलय किया गया। अलग अलग संस्कृति यहाँ पे थी, भौगोलिक क्षेत्र बड़ा था, और इसके कारण से भारत ने राष्ट्र की एकता व अखंडता को बनाए रखने
तथा भाईचारे व बंधुत्व को प्रमोट करने के लिए एकल नागरिकता की अवधारणा को हम लोगों ने अपनाया। मतलब ब्रिटेन की अवधारणा के आधार पर भारत ने सिंगल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को एडॉप्ट किया है। अब दूसरी बात ये होती है कि भारत में नागरिकता कहाँ कहाँ वर्णन किया गया है। भारत में जो नागरिकता का प्रावधान है, पहली बात तो भारत के संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया है। समझने की बात यहाँ पे ये है कि जो संविधान में अनुच्छेद 15 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है, वह सिर्फ ये बताता है कि 26 जनवरी 1950 को किन किन को नागरिकता प्राप्त होगी। मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद नागरिकता कैसे प्राप्त हो सकती है, किसे नागरिकता प्राप्त होगी, इन सब के बारे में ये अनुच्छेद कुछ भी नहीं बोलता है। अनुच्छेद 11 संसद को शक्ति प्रदान करता है कि वह नागरिकता से संबंधित प्रावधान बना सकता है। इसी अनुच्छेद 11 से शक्ति प्राप्त करते हुए भारत की संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया और जिसके तहत बताया कि भविष्य में कितने आधारों पर नागरिकता प्राप्त हो सकती है और कैसे नागरिकता को छीना जा सकता है। लगातार इस अधिनियम में संशोधन होते चले गए और आखिरी संशोधन 2019 में इसमें किया गया है। लेकिन मूलभूत कौन सा अधिनियम है हमारा? 1955 का नागरिक अधिनियम है। इस अधिनियम में ये बताया गया कि 5 तरह से नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। पहला, जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा रजिस्ट्रेशन के आधार पर, चौथा देशीकरण के आधार पर और पांचवा नए क्षेत्रों के अधिग्रहण के आधार पर। ये जो आधार बताए गए, इसका अधिनियम में अगर हम देखें तो धारा 3, 4, 5, 6 और 7 में क्रमशः वर्णन किया गया। मतलब धारा 3 में बताया गया जन्म के आधार पर कैसे नागरिकता प्राप्त होगी, धारा 4 में बताया गया कि वंश के आधार पर नागरिकता कैसे प्राप्त होगी, धारा 5 में बताया गया कि रजिस्ट्रेशन के आधार पर नागरिकता कैसे प्राप्त होगी, धारा 6 में बताया गया देशीकरण के आधार पर और धारा 7 में बताया गया कि नए क्षेत्रों के अधिग्रहण के आधार पर नागरिकता कैसे प्राप्त होगी। इसी अधिनियम में ये भी बताया गया कि नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है या कैसे समाप्त हो सकती है। तो 3 आधार बताए गए। पहला बताया गया या तो कोई व्यक्ति स्वेच्छा से क्या करे कि वह यहाँ की नागरिकता का त्याग कर दे, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा आधार ये हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली तो भारत सरकार यहाँ उसकी नागरिकता यहाँ की समाप्त कर देगी। और तीसरे आधार पर कुछ आधार बताए गए जिसके आधार पर भारत की सरकार उसकी नागरिकता को छीन सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति ने देशीकरण के आधार या रजिस्ट्रेशन के आधार पर यहाँ की नागरिकता प्राप्त की है और उसके द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जमा कराए गए हैं वो बाद में फर्जी निकलते हैं, तो इस आधार पर भी उसकी नागरिकता को छीना जा सकता है। दूसरी बात ये हो सकती है कि जब देश युद्ध लड़ रहा हो तो ऐसे नागरिकता प्राप्त व्यक्ति के द्वारा शत्रु देश की मदद की गई हो या शत्रु देश को यहाँ की गोपनीय जानकारी उपलब्ध कराई गई हो। तीसरा आधार ये हो सकता है कि नागरिकता प्राप्त होने के बाद 5 वर्ष के भीतर उसने कोई ऐसा क्राइम कर दिया हो जिसमें उसे 2 वर्ष से अधिक सजा की प्राप्ति हो, तो भी उसकी नागरिकता को छीना जा सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नागरिकता अधिनियम 1955 में ये बताया गया कि नागरिकता 5 आधारों पर प्राप्त की जा सकती है और 3 आधारों में नागरिकता छीनी जा सकती है। अब आगे चलते हैं। नागरिकता को प्राप्त करने के 5 तरीके जो हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पे, आप देखिए ये हमने बताया। अब एक एक को समझते हैं कि जन्म से जिसको नागरिकता प्राप्त होगी उसमें कैसे बदलाव किए गए। ये ध्यान रखने की बात है कि भारत में नागरिकता को लेकर के लगातार परिवर्तन किया जाता रहा। इसका कारण ये रहा है कि भारत के जितने भी सराउंडिंग देश हैं, अगर हम चाइना को छोड़ दें तो सभी की जो आर्थिक स्थिति है भारत की अपेक्षा खराब है और इस कारण से वहाँ के लोग जो है भारत में आके रहना चाहते हैं।
इलीगल या अवैध प्रवासी की समस्या भारत हमेशा झेलता रहा है और इसी समस्याओं को दूर करने के लिए भारत ने अपने नागरिक अधिनियम 1955 में लगातार संशोधन किए हैं स्वतंत्रता के बाद से ही। अब अगर हम देखें भारत में जन्म से नागरिकता किसको किसको प्राप्त हो सकती है, तो 26 जनवरी 1950 से 1987 तक ये प्रावधान था कि जो भी बच्चा भारत की भौगोलिक क्षेत्र के भीतर जन्म लेगा उसको स्वतः ही नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, भले ही उसके माता पिता की नागरिकता यहाँ की ना हो, भले ही उसके माता पिता दोनों ही अवैध प्रवासी हों, लेकिन इसके बावजूद भी जिस बच्चे ने भारत के भौगोलिक क्षेत्र के भीतर जन्म लिया है उसको यहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। इसके कारण से भारत में अवैध प्रवासी की समस्या बहुत बढ़ने लगी थी और तब 1987 में एक और नया पहलू जोड़ दिया गया कि ऐसा बच्चा जो भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर जन्म ले रहा है उसके पिता के पास भारत की नागरिकता होना अनिवार्य है। ये व्यवस्था आगे के 5 साल तक चली, 1992 तक। इसकी आलोचना इसलिए हुई क्योंकि यह लिंग विभेद कर रहा था। यहाँ पर पिता की नागरिकता को महत्व दिया गया था, माता की नागरिकता के बारे में कुछ नहीं कहा गया। तब 1992 में ये कहा गया कि माता पिता में से किसी एक की भी नागरिकता, अगर उस बच्चे के माता पिता के पास किसी के पास एक नागरिकता है तो उसको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ये व्यवस्था 2003 तक चलती है। इसके बाद 2003 में एक नया प्रोविज़न जोड़ा गया और देखिए इसमें आपको दिख रही होगी कि एक पेरेंट्स को छोड़ा गया है, उसके वो चाहे तो अवैध प्रवासी भी हो सकता है। यहाँ पे कहीं भी अवैध प्रवासी, तीनों में हमको संकल्पना नहीं दिख रही है। और 2003 में एक नया पार्ट जोड़ा गया, इसमें कहा गया कि जो बच्चा भारत की भौगोलिक क्षेत्र के भीतर जन्म ले रहा है, एक तो उसके दोनों माता पिता के पास नागरिकता होनी चाहिए, अगर नहीं है एक के पास है तो दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। यहाँ से देखिए अवैध प्रवासी की संकल्पना शुरू हो जाती है हमारे यहाँ और यही अवैध प्रवासी की जो समस्या है जाकर के 2019 में का के रूप में जब आती है और इतना हो हल्ला हम देखते हैं यहाँ पे, तो हम समझ गए कि जन्म के आधार पर नागरिकता के क्या प्रोविजन है। आज की स्थिति ये है कि भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर किसी बच्चे का यदि जन्म होता है तो उसके दोनों माता पिता के पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। यदि एक के पास है दूसरे के पास नहीं है, लेकिन दूसरा निश्चित रूप से वैध प्रवासी होना चाहिए। वैध प्रवासी का मतलब क्या होगा कि वह अपने देश का पासपोर्ट होल्ड कर रहा हो, भारत की वीज़ा भी उसके पास होनी चाहिए। ये होता है वैध प्रवासी। अब देखते हैं दूसरा, नागरिकता वंश के आधार पर। इसका मतलब उस बच्चे के लिए प्रोविज़न किया जा रहा है जिसने भारत के बाहर जन्म लिया है, उसकी नागरिकता को कैसे दिया जा सकता है। भारत से जन्म लेने वाला व्यक्ति किन परिस्थितियों में भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पहली कंडीशन ये है 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 तक यदि पिता के पास भारत की नागरिकता है तो बच्चा जो है स्वयं ही भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेगा। फिर से वही आलोचना जो पहले वाले में देखे थे, चूंकि यहाँ पर पिता की नागरिकता को बल दिया गया, पिता की नागरिकता को महत्व दिया गया, माता की नागरिकता को यहाँ पे इग्नोर किया गया और इसके कारण से इसकी आलोचना हुई और बाद में पिता की जगह ये कहा गया कि माता या पिता दोनों में से किसी एक के पास यदि नागरिकता है तो बच्चे को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे एक नया कॉलम और जोड़ा गया 2004 में और ये कहा गया कि जो नया बच्चा जन्म लेगा, नवजात बच्चा जन्म लेगा भारत के बाहर, 1 वर्ष के भीतर भारतीय दूतावास में इसके रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा और एक शपथ देनी पड़ेगी कि इस बच्चे के पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है। तो आज की स्थिति ये है कि कोई बच्चा
यदि भारत की धरती के बाहर जन्म लेता है तो उसके माता पिता के पास यदि भारत की नागरिकता है किसी एक के पास, इस स्थिति में जिस देश में बच्चे ने जन्म लिया है वहाँ के भारतीय दूतावास में एक शपथ के साथ नागरिकता के लिए आवेदन करना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन हम लोग देख लेते हैं क्या है, पंजीकरण के आधार पर। चूंकि जो दो व्यवस्थाएं हैं नागरिकताओं की जो हमने ऊपर पढ़ी, पहली जन्म के आधार पर, दूसरी वंश के आधार पर, इन दोनों आधार पर बहुत कम लोगों को नागरिकता यहाँ की प्राप्त हो सकती थी। ऐसे में तीसरी व्यवस्था की गई पंजीकरण के आधार पर, और पंजीकरण के आधार पर कहा गया कि भारत में किसको किसको नागरिकता दी जा सकती है। तो बोला गया कि ऐसे व्यक्ति जो विदेश में रह रहे हैं, जो कि भारतीय मूल के हैं, जिनके पास PIO कार्ड होल्डर हैं या OCI कार्ड होल्डर हैं, या समझिए कि कोई भारतीय व्यक्ति ने विदेशी से शादी कर ली है तो उसके कपल्स के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है, तो इन सब के लिए जो है रजिस्ट्रेशन के माध्यम से व्यवस्था की गई। इस रजिस्ट्रेशन का मतलब ये हो गया कि वह यहाँ पर आएगा भारत में और केंद्र सरकार के पास नागरिकता के लिए आवेदन देगा। इसके बाद चौथा देखते हैं। चौथा हमने कहा है कि देशीकरण के आधार पर। देशीकरण का मतलब क्या होता है? देशीकरण का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति लंबे समय तक भारत में रहा है और अब वह यहाँ की सांस्कृतिक परिस्थितियों से रूबरू हो गया है, उसको आत्मसात कर चुका है और इस आधार पर उसको यहाँ पर भारतीय व्यक्ति को माना जा सकता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे देशीकरण या नेचुरलाइजेशन शब्द का यूज किया है। यहाँ पर किस व्यक्ति को देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त होगी, तो ये भी बड़ी ध्यान देने की बात है। मतलब वह व्यक्ति उस देश का होना चाहिए जहाँ पर भारतीयों को नागरिकता प्राप्त करने की मनाही नहीं होनी चाहिए, अर्थात वो ऐसा देश होना चाहिए जो भारत के लोगों को अपने देश की नागरिकता प्रदान करता हो, भारतीयों को नागरिकता प्रदान करने की रिस्ट्रिक्शंस ना लगाया हो, और दूसरा ऐसे व्यक्ति होना चाहिए जिसने दूसरे देश की नागरिकता का स्वेच्छा से त्याग कर दिया हो। तो इन दो कैटेगरी के लोगों को देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाती है। देखिए मैंने बताया है आपको कि कैसे कैसे होगा। तो दो तो आधार ये हो गए, तीसरा आधार ये हो गया कि व्यक्ति का चरित्र अच्छा होना चाहिए, और चौथा आधार ये हो गया कि जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें जितने 22 वर्णित विषय हैं उसमें से उसको किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ये 4 आधार हैं, पर भारत सरकार को यहाँ पर ये छूट मिली हुई है कि इन 4 आधारों के अलावा भी वह कुछ स्पेशलाइज्ड व्यक्ति को देशीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। वो कौन से हैं? देखिए, अगर कोई व्यक्ति कला में महारथी है, यदि कोई व्यक्ति साहित्य में बहुत महारथी है, यदि कोई व्यक्ति दर्शन शास्त्र में है, मानव अधिकार के क्षेत्र में बहुत फेमस है, बहुत अच्छा कार्य किया है, और या हम मान सकते हैं कि शांति के क्षेत्र पे हम मदर टेरेसा को जो भारत में दिया गया वो इसी के आधार पर दिया गया। या आप देखिए कला के पाकिस्तान के बहुत सारे सिंगर आते हैं, अदनाम स्वामी, तो उसको क्या किया गया? कला के आधार पर दिया गया। लेकिन जब उसने एक लंबे समय तक भारत में रहा उसके बाद ही उसको यहाँ पर नागरिकता प्रदान की गई। अगला आधार हमने डिस्कस किया है नए क्षेत्रों के अधिग्रहण के आधार पर। भारत स्वतंत्रता के बाद लगातार कुछ क्षेत्रों को अपने अंदर मिलाया, थे भारत के ही हिस्से लेकिन विदेशियों के पास थे, जैसे कि दादर नागर हवेली, दमन दीप, गोवा, सिक्किम, पुदुचेरी, इन सब को हमने विदेशियों के हाथ से लिया, इसको अलग अलग परिस्थितियों में लिया इसको। लेकिन यहाँ इन क्षेत्रों को जब भारत में मिलाया गया तो वहाँ के लोगों को नागरिकता प्रदान करने के लिए इस आधार को किया गया, और भारत सरकार ने उस नए क्षेत्र के लोगों को नागरिकता प्रदान करने के लिए एक अलग से आदेश निकाला और उस आदेश के तहत उनको नागरिकता प्रदान की गई। तो ये हमारे 5 आधार हो गए जो भारत में नागरिकता प्रदान करते हैं।
3 आधार की हम उनकी भी चर्चा करेंगे जिन आधार पर नागरिकता को छीना जा सकता है। पहला आधार मैंने कहा कि स्वेच्छा से ही नागरिकता का कोई त्याग कर दे, तो कोई बात ही नहीं, नागरिकता का त्याग कर दिया, उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ने दूसरे देश की नागरिकता ले ली है और उसने भारत की नागरिकता स्वतः नहीं छोड़ी है, तो भारत की सरकार उसकी नागरिकता को समाप्त कर देगी। और इसमें कहाँ कहा गया, संविधान के अनुच्छेद 9 में स्पष्ट कहा गया है कि दोहरी नागरिकता नहीं मिल सकती है। तीसरी व्यवस्था ये है कि कोई व्यक्ति ने भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए गलत डॉक्यूमेंट्स का प्रयोग किया है और जब यह गलत डॉक्यूमेंट्स पकड़ा जाता है तो उसकी नागरिकता को छीन लिया जाएगा। या एक आधार और कि यदि भारत युद्ध लड़ रहा है और उस कंडीशंस में जो है व्यक्ति विदेशी देश की सहायता कर रहा है, यहाँ की गोपनीय जानकारी इसको मुहैया करा रहा है, तो इस आधार पर भी उसकी नागरिकता को छीन लिया जाएगा। तीसरा ये हो सकता है कि नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर यदि उसने कोई ऐसा क्राइम किया जिसमें उसको 2 वर्ष की जेल हो गई, तो तब भी उसकी नागरिकता को छीन लिया जाएगा। तो ये हमारा था पूरा नागरिकता प्राप्त कैसे की जा सकती है, कैसे छीनी जा सकती है। अब इसमें भी देखिए, जो विदेश में रह रहे थे वो कुछ सुविधाओं की मांग कर रहे थे भारत सरकार से, और भारत सरकार भी जो विदेश में भारतीय रहते हैं, चूँकि उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी सुदृढ़ होती है, तो उनको भारतीय संस्कृति से जोड़ने के लिए और आर्थिक आधार भी है, चूँकि ये बहुत बड़े निवेशक होते हैं हमारे लिए, तो उनको बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करना चाह रही थी। और तब 2000 में एलएम सिंघवी समिति का गठन किया गया और इस समिति की अनुशंसा के आधार पर 2002 में PIO कार्ड जारी किए गए। PIO कार्ड में बहुत सारी सुविधाओं को दिया गया, लेकिन 2005 में एक और लिबरल कॉन्सेप्ट को लाया गया, उसको कहा गया OCI कार्ड होल्डर। और OCI कार्ड होल्डर को सीमित मात्रा में दोहरी नागरिकता भी कहते हैं। OCI कार्ड होल्डर जो थे ये वास्तव में थे सब PIO, लेकिन कुछ भारतीयों को दे दिया गया OCI कार्ड होल्डर के तहत कार्ड दे दिए। ये कार्ड जो थे इसमें व्यापक रूप से लिबर्टी प्राप्त थी, जैसे कि जो OCI कार्ड होल्डर हैं उनको भारत की वीज़ा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है भारत आने के लिए, वो साल में कितनी बार भी भारत आ सकते हैं। उनको यहाँ पे संपत्ति खरीदने का भी अधिकार दे दिया गया। एवं जो डोमेस्टिक टैरिफ या टैरिफ रहेगी उसमें भी उनको भारत के बराबर ही चार्ज किया जाएगा। कुछ अधिकार नहीं दिए गए। कौन से अधिकार नहीं दिए गए? जैसे कि वो यहाँ पे वोट नहीं डाल सकते हैं, यहाँ चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, एग्रीकल्चर लैंड को परचेज नहीं कर सकते हैं, ये अधिकार नहीं मिला। बाकी लगभग इनको भारतीयों के बराबर छूट दे दी गई। इसीलिए इसको कहा जाता है सीमित मात्रा में दोहरी नागरिकता। याद रखिएगा, भारत में दोहरी नागरिकता का तो प्रावधान है ही नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 9 पहले ही इसकी मनाही करता है। लेकिन ये लगभग दोहरी नागरिकता जैसे था, लेकिन इसको कहा जाता है सीमित मात्रा में दोहरी नागरिकता। अब विवाद ये हुआ कि जितने PIO कार्ड होल्डर थे वो भी सरकार से लगातार मांग कर रहे थे कि उन्हें भी OCI कार्ड होल्डर दिया जाए। तब 2015 में PIO और OCI कार्ड होल्डर को क्लब कर दिया गया और सबको OCI कार्ड होल्डर के तहत मान्यता प्रदान कर दी गई। तो वर्तमान में जो है PIO कार्ड होल्डर का कोई संकल्पना नहीं है। जितने भी भारतीय मूल के लोग हैं सबको OCI कार्ड दे दिया गया है। ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट इसमें। अब मैंने कहा था एक चीज़ और हम समझेंगे इसमें, PIO, OCI कार्ड होल्डर और NRI क्या होते हैं। PIO और OCI NRI, इसको हम समझ लेते हैं कि PIO कौन है। PIO बेसिकली भारतीय मूल के लोग हैं और इनको एक तरह से PIO कार्ड माना गया। भारतीय मूल के लोगों के लिए सुविधाएं प्रदान की गई थी 2002 में। इसमें रिस्ट्रिक्टेड सुविधाएं थी। OCI कार्ड होल्डर स्कीम को जब लाया गया तो इसमें बहुत सारी लिबर्टीज़ दे दी गई इनको, कि जैसे कि जो OCI कार्ड होल्डर व्यक्ति है वह भारत आने के लिए उसको वीज़ा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। वो कितनी बार साल में भारत आ सकता है, यहाँ पे संपत्ति खरीद सकता है, उसको सब कुछ अधिकार दिया गया। बस
कुछ अधिकार नहीं दिए गए, जैसे कि यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड को परचेज नहीं कर सकता है, उसको वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया, वो यहाँ चुनाव नहीं लड़ सकता है, ये कुछ अधिकार उसको प्रदान नहीं किए गए। इसीलिए OCI कार्ड होल्डर को सीमित मात्रा में दोहरी नागरिकता कहा जाता है। भारत में दोहरी नागरिकता तो किसी को प्राप्त हो ही नहीं सकती है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 9 स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी। बाद में जब OCI और PIO ने लगातार मांग करने लगे कि इनको भी OCI कार्ड होल्डर की सुविधाएं प्रदान की जाए, तब 2015 में PIO कार्ड होल्डर को भी कह दिया गया कि आपको भी OCI कार्ड होल्डर समझा जाएगा। अर्थात वर्तमान में PIO कार्ड होल्डर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ OCI कार्ड होल्डर का हमारा कॉन्सेप्ट है। NRI क्या है? NRI ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास भारत का पासपोर्ट है और ये कुछ कारणों से वीज़ा प्राप्त करके किसी दूसरे देश में जा कर के रह रहे हैं कुछ समय के लिए, लेकिन ये भारतीय पासपोर्ट होल्डर है। जबकि OCI और PIO इनके पास भारतीय पासपोर्ट नहीं है, बल्कि इन्होंने किसी दूसरे देश का पासपोर्ट होल्ड कर लिया है। ये हमारा पूरा प्रावधान था नागरिकता अधिनियम 1955 का। आगे चलते हैं, अब दूसरे प्रावधान को देखते हैं। संवैधानिक प्रावधान क्या था हमारा? संवैधानिक प्रावधान को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे संवैधानिक प्रावधान को हम भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक देख लेते हैं। संविधान का जो भाग 2 है वह नागरिकता से संबंधित है और इसमें कुल कितनी आर्टिकल आई हुई है? कुल 7 आर्टिकल को रखा गया है। अनुच्छेद 5 जो है वो ये बताता है कि 26 जनवरी 1950 को जो लोग भारत की सीमा में थे उनमें से किनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। जबकि अनुच्छेद 6 ये बताता है कि ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से इंडिया आना चाह रहे हैं उनकी नागरिकता की बात करता है। जबकि अनुच्छेद 7 जो है वो ये बताता है कि ये ऐसे व्यक्ति थे जो पहले इंडिया से पाकिस्तान चले गए, लेकिन बाद में इनको लगा कि हमें इंडिया में ही रहना चाहिए और वो इंडिया आना चाहते हैं, तो अनुच्छेद 7 इसको डील कर रहा है। अनुच्छेद 8 जो है वह उन व्यक्तियों की बात बताता है जो कि भारत के बाहर रह रहे हैं लेकिन स्वतंत्र भारत में वह भारत में रहना चाहते हैं, उनके लिए बात कर रहा है। मतलब जो अनुच्छेद 8 है ये पाकिस्तान के अलावा अन्य देशों में जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में प्रावधान कर रहा है। भाग 9 जो अनुच्छेद 9 है हमारा ये बताता है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेगा तो भारत की नागरिकता उसकी स्वतः समाप्त हो जाएगी। मतलब दोहरी नागरिकता को कौन मनाही कर रहा है? अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 10 ये कहता है कि भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी, इसके बारे में चर्चा करता है। और अनुच्छेद 11 भारत की संसद को शक्ति प्रदान करता है कि वह नागरिकता से संबंधित आवश्यक अधिनियम समय समय पर बनाएगी और संशोधित कर सकती है। जो नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया है, भारत की संसद ने उसका अधिकार अनुच्छेद 11 से ही प्राप्त किया है। ये हमारा पूरा वैधानिक व संवैधानिक प्रावधान था नागरिकता से संबंधित। यहाँ पे हम ये भी समझ लेते हैं कि मेंस और प्री का क्वेश्चंस कैसा आएगा। देखिए, एक तो पूछ सकता है कि भारत में नागरिकता की चर्चा संविधान में कहाँ की गई है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके लिए कितने अनुच्छेद अलॉट किए गए हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि 26 जनवरी 1950 को जो लोग भारत के बाहर रह रहे थे पाकिस्तान के अलावा देशों में, उनको नागरिकता प्रदान करने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो आंसर 8 होगा। 9 में कहा गया कि भारत की नागरिकता तब समाप्त मानी जाएगी जब किसी व्यक्ति ने दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली हो। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछेगा किस अनुच्छेद के तहत भारत में नागरिकता समाप्त करने की बात कही गई या दोहरी नागरिकता की मनाही की गई है, तो अनुच्छेद 9 में किया गया है। तो ये कुछ क्वेश्चन यहाँ से बना लेगा। फिर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है मेंस में या प्री में कि नागरिकता वर्तमान में कितने आधार पर प्राप्त की जा सकती है या वर्तमान में कितने प्रकार से नागरिकता छीनी जा सकती है। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है आपको।
या एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अवैध प्रवासी का कॉन्सेप्ट भारत में कब से आया। तो इन सब क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे डील किया हुआ है और आपसे मेंस में किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे आप करने की स्थिति में रहेंगे। खुश आपको आज का लेक्चर कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, और यदि कोई डाउट इस विषय में लगा हो, लेक्चर में कुछ रह गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और निश्चित रूप से आपके हर क्वेश्चन का जवाब हमारी टीम के द्वारा इसमें दिया जाएगा। थैंक यू।